Hello dear students, this is ARK representing NRK9, the Institute of Corporate Laws. जी हाँ, अब तक हमने बेटा डिस्कस कर चुके थे बेसिक ऑफ डिमांड्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, एक्सेप्शंस के बारे में, एंड ऑलरेडी हम और डिस्कस कर चुके हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में. इलास्टिसिटी के अंदर मैंने उसके साथ में कई सारे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया. आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप इनवाइटेड हैं, आपकी क्वेरीज इनवाइटेड हैं. अगर कोई भी क्वेरीज आपको रह गई है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. उसमें मैंने सारी डिटेल्स दे रखी हैं, आप उसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं. ऑलराइट, अब यहां इस सेशन में याद देखिएगा हम लोग जो समझने वाले हैं वो हम लोग कुछ और एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, लाइक फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन. जी हां, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. दोनों एस्पेक्ट्स यहां पे इंपॉर्टेंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा. आई होप आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा. तो अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहां आपको CSEET से रिलेटेड सब कुछ मिलने वाला. जी हां, सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, वो भी बहुत ही इजीएस्ट और बहुत ही इजी फॉर्म में समझा के. जी हां, ताकि आप तक ये चीजें इजीली पहुंच सकें और आप एग्जाम्स को इमीडिएटली क्रैक करके फटाफट से एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ जाएं. ऑलराइट, NRK याद रखिएगा, NRK9 ना इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट लॉज बहुत कुछ दे रहा है CSEET स्टूडेंट्स के लिए. सर क्या दे रहा है जी, ज्वाइन तो करिए एक बार, आप जान जाएंगे. ऑलराइट, चलिए डियर स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले यहां मैं बात करने वाला हूं फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन में. बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक, यू नो व्हाट, लेट्स अंडरस्टैंड द मार्केट. अगर मैं मार्केट की बात करूं बेटा, अगर एक मार्केट की बात करें, मान लीजिए सपोज ये मार्केट है, एक एरिया, ठीक है. यहां इस मार्केट में आपको कौन कौन लोग मिलेंगे, देखिएगा ध्यान से समझते हैं बेटा. इस मार्केट में हमें कौन कौन लोग मिलेगा, जरूरी है बेटा बायर. सोचना, बायर नहीं तो सेलर का क्या रोल. तो इस मार्केट में कोई खरीदने वाला होना चाहिए, ऑलराइट सर, कोई बेचने वाला होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, और फिर इस मार्केट में हमें क्या चाहिए, कमोडिटीज, मींस कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऐसी चीजें हमें अवेलेबल होंगी, तभी क्या बनेगा मार्केट. ठीक है, तो जनरल हमने क्या डिस्कस किया अभी कि मार्केट क्या है, जहां पे बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगी जिसमें वो डील करेंगे आपस में. एक जनरल एस्पेक्ट है. अब देखिएगा इस मार्केट में जब बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होंगी, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन लेवल होगा. मतलब सर डिग्री ऑफ कंपटीशन भी यहां पर इन्वॉल्व होगा. मतलब सर डिग्री ऑफ कंपटीशन मतलब बेटा अलग अलग तरीके का मार्केट होगा. अलग अलग जो मार्केट में यहां बोल रहा हूं वो डिफरेंट मेथड से यहां पे राइज होगा. जैसे मार्केट, परफेक्ट मार्केट होगा, परफेक्ट मार्केट अभी सब डिटेल में डिस्कस करेंगे. मोनोपोली मार्केट आपने नाम सुने होंगे, और नहीं सुने तो अब आज जान जाएंगे, और पहले जान चुके तो अब गारंटीड अपनी नॉलेज को और इंप्रूवमेंट पाएंगे आप उसमें. मोनोपोलिस्टिक हमने सारा नाम सुना है. ऑलिगोपॉली सुना हुआ है सर, हमने सर डियोपॉली सुना हुआ है. सो इन सब मार्केट्स को इन बायर्स और इन सेलर एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग हम कंसीडर करेंगे कि किस लेवल पे किस तरह का कंपटीशन होता है. जो कि डिग्री की बात करें तो लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, लेवल ऑफ कंपटीशन, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट और में बायर एंड सेलर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसी सिचुएशंस होंगी, कितने बायर्स होंगे, कितने सेलर होंगे, किस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे. सो ये सारी एस्पेक्ट्स हम लोग जो फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म्स ऑफ मार्केट. आइए बेटा देखिएगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट की अगर बात करूं, सिंपल सी डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे. A variety of market structures will be characterized an economy. Such as market structures essentially refers the degree of competition in market. Degree of competition in market. Let's look at the screen. Degree of competition. Degree of competition means the level of competition. For example, बेटा अगर हम perfect market की बात करते हैं ना, फटाफट से समझना है ना, बेसिक बताने की कोशिश करता हूं. If you understand about you know what perfect market competition, which means that कि एक प्रोडक्ट, ठीक है, बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, प्रोडक्ट एक है, बेचने वाले एक बहुत सारे लोग हैं, देयर इज नो प्रेफरेंसेस, देयर इज नो अल्टरनेटिव, तो इसे बोलेंगे परफेक्ट मार्केट कंपटीशन. मतलब सर कंपटीशन क्यों हो, एक्चुअली सेलर्स तो बहुत हैं पर प्रोडक्ट कैसा है, आइडेंटिकल है. फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलिएगा, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वही सेम प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं, और ऐसे ही ऐसे कई सारे सेलर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. ऑलराइट, इन दैट केस उसे हम बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन. फिर हम देखेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जहां पर सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं, पर प्रोडक्ट जो है ना वो आइडेंटिकल है, मतलब रिलेटेड है. मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर ध्यान से अगर समझें, आज की डेट में अगर आपने मार्केट में देखेंगे, अगर एग्जांपल लेते हैं टूथपेस्ट का, तो डिफरेंट कंपनीज के कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, पतंजलि है, ये अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं.
मतलब नेचर ऑफ प्रोडक्ट एक है लेकिन डिफरेंट आपके पास वैरायटीज अवेलेबल है उसी के अंदर। So you know what monopolistic actual real world में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, मींस आई मीन ज्यादा एग्जिस्ट करता है इन द सेंस कि ये ज्यादा प्रेफर है, ज्यादा डिग्री ऑफ कंपटीशन यहाँ पे अच्छा होगा, हम समझेंगे उसको। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक के अलावा, मोनोपोली आपने सुना होगा कि जहां एक पर्टिकुलर पर्सन है उसी का ही डोमिनेंस है मार्केट में। मतलब डोमिनेंस क्यों है? रिगार्डिंग प्राइसेस। अब उस वो सिर्फ वही सेल कर सकता है। एग्जांपल हम एक बार यहां कंसीडर कर सकते हैं रेलवेज को। ऑलराइट, रेलवेज की यहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोनोपोली है, तो सिर्फ रेलवेज पे हम फोकस करेंगे तो गवर्नमेंट इंडिया ही उस पर वर्क कर रहा है, तो मोनोपोली हो गया। ऑलराइट सर, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे बेटा ऑलिगोपोली, जहां पर ऐसा होगा बेटा कि 3-4 लोग ही सेलर्स हैं और कहीं कहीं सारे इसके बायर्स हैं। जैसे इसका सॉफ्ट ड्रिंक एक एग्जांपल है बेटा, पेप्सी, कोका कोला, ये एग्जांपल्स। क्योंकि यहां हम देखेंगे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या है, लिमिटेड जो है सेलर्स हैं। मतलब इट्स यू नो हार्डली 3 और 4 आप बोलेंगे सेलर्स होंगे, मतलब ऐसे लोग तो 3-4 ही हैं, मतलब ऐसे कंपटीशन का लेवल पे, बट नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा हैं। सो ये अलग अलग लेवल पर हम लोग कंसीडर करेंगे कंपटीशन किस तरीके का होगा। लेट्स स्टार्ट विद द परफेक्ट कंपटीशन. Before we start, you know what, we will also discuss certain aspects like there are other determinants of a market structures. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था nature of goods and the products. Here I discussed इस मार्केट में प्रोडक्ट्स एंड गुड्स होंगे एंड डिपेंड्स ऑन द किस तरह का वो गुड्स है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं मान लीजिएगा रेलवेज, ध्यान सुनना बेटा, रेलवेज रेलवेज की हम बात करते हैं तो यहां जनरली जो सर्विसेज रेलवेज दे रही हैं वो क्या है, मोनोपोली सर्विसेज दे रही हैं। बात समझ में आया बेटा, मोनोपोली सर्विसेज दे रही हैं। वहीं अगर हम मान लीजिएगा इसी की बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं टूथपेस्ट, तो यहां पर देखिए अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, तो इस तरह का मार्केट कैसा होगा, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक मतलब यहां पर बेचने वाले भी काफी सारे लोग हैं एंड बायर भी बहुत सारे लोग हैं। प्रोडक्ट कैसा है, आइडेंटिकल है, मिलता जुलता प्रोडक्ट है। टूथपेस्ट अलग अलग कंपनीज के अवेलेबल है, बट क्या रेलवेज अलग अलग कंपनीज के अवेलेबल है? आंसर इज नो। तो यहां पर क्या बेटा, प्रोडक्ट मतलब डेट्रीमेंट्स कौन कौन से होते हैं मार्केट में, और नेचर ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड द नंबर ऑफ सेलर्स। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं बेटा मोनोपोली में सेलर कैसा होगा, एक। अगर हम इसी को बात करते हैं बेटा ओलिगोपोली में अराउंड 3 और 4 सेलर्स होते हैं। अगर इसी को हम बात करते हैं बेटा, ध्यान सुनना बेटा, अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इसी को हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक में, तो यहां पर अनलिमिटेड हो सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है सेलर्स। आप भी सेल कर रहे हैं, कोई और बहुत सारी कंपनीज उस प्रोडक्ट को बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। लाइक एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे आज टेलीकम्युनिकेशन अगर हम कंसीडर करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन एग्जांपल ले सकते हैं। आप अगर एक लोकल एग्जांपल देखें, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं, आप वहां पर देख सकते हैं नंबर ऑफ स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं ना। तो ये क्या है, वेराइटीज हैं बेटा, अलग अलग। यहाँ पे नंबर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक में नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल होंगे। सो ये डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेलर and the number of consumers and the nature of the product or services, economies of scale, किसी चीज को बनाने का कितना खर्चा आता है, all aspects will be considered in this video. All right, now let's start with the perfect competition. See the perfect competition, what is about? अब perfect competition में आपको बताया ना बेटा क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट को सेल करने वाले, प्रोडक्ट एक है मान लीजिएगा, और सेल करने वाले उसको बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, सेल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेट्स अंडरस्टैंड in a perfect competition, ध्यान से बेटा, market structure, there are a large number of buyers and sellers. Buyer and sellers तो बहुत सारा है। All the sellers of the market are the small sellers in the competition with each other. याद रखना, इनमें competition बहुत कम होगा, बहुत कम competition। क्यों होगा, उसका रीजन समझना बेटा, बहुत ध्यान सुनना। परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में लेस कंपटीशन इसलिए होगा, अगर बनाने मैन्युफैक्चरिंग करने वाला मान लीजिएगा पर्सन एक ही है और उसका प्रोडक्ट सेल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला एक इंसान है, उसके प्रोडक्ट को सेल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ प्राइस डिटर्मिनेशन तो मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर रहा है ना। सेलर क्या होगा बेटा, वो सेलर जिनमें बीच में कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर ना, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने वाला, सुनना, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने वाला, तो उनके बीच में कंपटीशन कैसे होगा। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, मान लीजिएगा एक जनरल स्टोर पे पतंजलि का या किसी भी पर्टिकुलर स्टोर पे एक टूथपेस्ट सेल हो रहा है, और वो टूथपेस्ट जो है ना बेटा सारी शॉप पे ही सेल हो रहा है, सेम कंपनी सेम ब्रांड का। ऑलराइट, तो क्या ये सेम प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए पतंजलि का प्रोडक्ट आप भी सेल कर रहे हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ओके, पतंजलि में प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पतंजलि का अगर प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं और आप ही के पास में एक और कॉम्पिटिटर वो भी पतंजलि का सेल कर रहा है, तो आपके बीच पतंजलि को लेकर कॉम्पिटिशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्राइस लेवल जो होगा ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर है। क्लियर है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप ये थोड़ा ना कर सकते हैं कि अपना प्रॉफिट लॉस करके आप कम दाम पे बेचेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे।
ऑलराइट, तो इसलिए यहां पर परफेक्ट कंपटीशन में लेस कंपटीशन है, यहां पे इसलिए बोल रहा है द सेलर ऑफ द मार्केट आर द स्मॉलर इन द कंपटीशन विद ईच अदर, there is a no one bigger seller with any significant influence on the market, so the all firms in such market are the price takers. All right, now there are certain assumptions when discussing the product perfect competition. Sorry, this is the reason a perfect competition market is a pretty much a theoretical concept, and these are the assumptions as are follow. ऐसा बहुत कम होता है, वैसे मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली ऐसा बहुत ही कम होता है। दिस इज भी कुछ डिटरमिनेंट्स नहीं, जैसे कि बोला प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट आर द होमोजेनियस, इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिमिलर, सेम प्रोडक्ट्स है, सेम प्रोडक्ट है, बेचने वाला आदमी जो अब एक बेच रहा है वो सेम, वो भी दूसरा भी वही सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। देयर आर ए कंप्लीटली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब मिलते हुए हैं। ऑल द फर्म्स ओनली हैव अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब सबके सब जितने लोग भी सेलर्स हैं उनका पर्पस क्या है, बेचो और प्रॉफिट कमाना है, दैट्स इट। एंड देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, देयर आर नो बैरियर्स। फ्री एंट्री एग्जिट का मतलब अगर बेचने वाला जो आदमी है उसे कोई पर्टिकुलरली कोई व्हाट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लाइसेंसिंग नहीं है, वो सेल करना चाहता है इजीली सेल कर सकता है, उसको लगता है ये बिजनेस मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो उस बिजनेस को क्लोज भी कर सकता है इजीली, उसे कोई लेंथी प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। सो देयर इज नो व्हाट रिस्ट्रिक्शन बैरियर्स, restriction or barriers, all right, regarding the entry and exit of the in the market, and there is no concept of consumer preferences. सर consumer preferences का कोई ऑप्शन नहीं है, because आपने भी समझा ना, एक प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ के वैरायटीज अवेलेबल है उस कंज्यूमर को नहीं, तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन बेटा चलिए एस्पेक्ट पर आया। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब जहां पे नंबर ऑफ सेलर्स भी बहुत सारे, नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत सारे हैं, but they all are dealing with the similar or identical product, all same product और identical product। क्लियर है बात? कंपटीशन लेवल कैसा होगा, लेस कंपटीशन होगा between the what all the sellers, क्योंकि बेचने वाले जितने भी हम सब लोग वो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ फॉर द मोनोपोलिस्टिक, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैं इसको इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एंड एक्चुअली ये रियल वर्ल्ड में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, मतलब ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा कोई मार्केट नहीं है, बट ज्यादा एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन भी जबरदस्त मिलेगा, एक्चुअल मार्केट है ये जिसको आप अक्सर आप ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट, this is a more realistic scenario that actually occurs in the real world. In a monopolistic competition, there are still a large number of buyers as well as the sellers, but here comes a main point, you need to understand very carefully, but they all do not sell homogeneous products। अब आपके एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, तो इस बात को समझना, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में होमोजेनियस प्रोडक्ट्स नहीं है, उनके सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल होते हैं। ऑलराइट, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आप कंज्यूमर के पास में चॉइसेस अवेलेबल हैं, अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। ऑलराइट, ठीक है सर, एंड ध्यान से बेटा, their products the products are similar, but all sellers sell slightly differentiated products। मतलब सर एग्जांपल पे समझना बेटा, एक प्रोडक्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल शू मैन्युफैक्चरिंग, जी हाँ शू मैन्युफैक्चरर्स, अब यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स हैं, रीबॉक, एडिडास, ठीक है, I mean number of brands are available and what shoe manufacturers, कई तरह की वैरायटीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा बेटा आपने देखा होगा डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, इसमें भी क्या है, कई सारी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो यहाँ पर बेटा उस कंज्यूमर के पास में मोनोपोलिस्टिक मार्केट में अवेलेबिलिटी किस चीज की होगी, नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे सिमिलर, I mean उस प्रोडक्ट के लिए रिलेटेड प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल होंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या कहता है, सिमिलर है जैसे डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, बट क्या है उसके पास में, बट सेलर्स स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, बट दोनों के जो सेलर्स होंगे उनके प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएट होगा। ऑलराइट, नेचर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट वैरायटीज अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सेलर ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, याद रखिएगा, डिफरेंट कई सारे सेलर्स भी हैं पर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशंस हैं। एक्चुअली मार्केट एग्जिस्ट करता है ज्यादातर अगर देखा जाए तो। ऑलराइट सर, नाउ द कंज्यूमर हैव द प्रेफरेंसेस। अब सर क्यों प्रेफरेंसेस होगी, अभी समझ लीजिएगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप एक एग्जांपल पे तौर पर समझें, आपके मान लीजिएगा एक एरिया में बेटा फास्ट फूड वैन लगाती जाती है, फास्ट फूड वैन, ठीक है, हो सकता है वो खाने पीने के एग्जांपल से जल्दी समझ में आए, मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से ऐसा नहीं लगता है कि मैं खाने पीने का शौकीन हूँ, ठीक है, तो समझेगा फास्ट फूड वैन जो है आपके लोकल एरिया में है। अब एक लोकल एरिया में मान लीजिएगा कई सारा फास्ट फूड वेन्स है यहाँ पे, ठीक है, कई सारा फास्ट फूड वेन्स अवेलेबल है, ध्यान से बेटा, कई सारा फास्ट फूड वेन अवेलेबल है। अब आपके पास बेटा यहाँ पे क्या है, फास्ट फूड में मान लीजिएगा एक वही बर्गर,
पिज्जा डिफरेंट वैरायटीज पे अवेलेबल हैं, ठीक है, अलग अलग टेस्ट आपके लिए हैं। तो यहाँ आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो किसी भी फास्ट फूड जो वेंडर होगा उसको उसके यहाँ पे उस फूड को एंजॉय कर सकते हैं, विच मींस दैट कि इसकी खासियत क्या है बेटा, मोनोपोलिस्टिक के मार्केट के अंदर कंज्यूमर को प्रेफरेंसेस मिल जाएंगी। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मिलेगा? आंसर इज नो। क्लियर एकदम? ऑलराइट सर। नाउ choosing one product over the another, the sellers can also charge a marginally higher price since they may enjoy some market power. So the seller becomes a price setter to a certain extent. क्यों? क्योंकि सर उसके पास में हो सकता है जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे वो कंपैरेटिवली आइडेंटिकल प्रोडक्ट जो कि उसी से मिलते जुलते जो और अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं उसके कंपैरिजन उसके पास अच्छी क्वालिटीज हो सकती हैं, उसकी प्राइसेस में उसको अच्छा मार्जिन अर्न कर सकता है। क्लियर है एकदम? ऑलराइट सर। For example, the market for cursil is a monopolistic competition. Cursil means होता है बेटा grains, अनाज ना उनका। The products are similar but slightly differentiated in terms of the taste and flavors. Another example is toothpaste. क्लियर है? टूथपेस्ट में बहुत सारा ब्रांड्स कंपनी काम कर रहा है। ऑलराइट, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मान लीजिएगा आप एक चलिए मैं कोलगेट का अगर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट है टूथपेस्ट आप कोलगेट सेल कर रहे हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको उसकी प्राइसेस अच्छी मिल रही हैं। ऑलराइट, ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। जनरली याद रखिए इसमें सेलिंग कॉस्ट भी होता है। सेलिंग कॉस्ट मतलब उसकी प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह ये भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ज्यादा होती है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन इज ओलिगोपॉली। In an oligopoly, there are only a few firms in the market. जैसे भी एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया आपको, मान लीजिएगा सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक के केसेस में जैसे पेप्सी आपने सुना होगा, पेप्सी सुना है, कोका कोला, ठीक है, ये क्या है बेटा कुछ ही इसके मार्केट में जो सेलर्स होंगे। तो यहाँ पे कहता है इन ओलिगोपॉली देयर आर ओनली अ फ्यू firms in the market while there is no clarity about the number of firms. It may be around 3 and 5 dominant firms are considered the norms. So in the case of an oligopoly, buyers are far greater than the seller. Buyer are far greater than seller because अब ये जो पेप्सी और कोक जो है ना बेटा ये जो चाह रहे हैं उस तरह का ये आपस में एक कई बार कार्टेल भी कर लेते हैं, मतलब ये मिलीजुली भगत करके भी प्राइसेस सेट कर लेते हैं। ऑलराइट, प्रमोशन भी खूब सारा करेंगे बट इनमें डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होगा, डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होगा। आप देख लेना बेटा इनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। पेप्सी और कोका कोला का जो भी प्रोडक्ट होगा, कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगी, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी जो भी वो सेल करते हैं उनका प्राइसेस आपको सेम मिलेगा। ये डायरेक्ट कंपटीशन नहीं करके कैसे करते हैं कंपटीशन आपस में, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। तो इनका सेलिंग कॉस्ट भी बेटा हाई होता है, इनका सेलिंग कॉस्ट भी हाई होता है। ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड द फर्म इन दिस केस ईदर कम्पीट विद अनदर टू कोलैबोरेट टुगेदर, या तो क्या करेंगे आपस में कोलैबोरेट करके चलेंगे। जैसे मैंने बोला प्राइसेस को एक लेवल पे डिसाइड कर चलेंगे। फॉर एग्जांपल 12 रुपीज दोनों ही एक यूनिट का चार्ज कर रहे हैं। ऑलराइट, they use their market influence to set the prices and in turn maximize their profits. अब ये क्या करते हैं, ये आपस में मिलकर प्राइसेस सेट कर लेते हैं ताकि दोनों ही अच्छा अर्न करें, बट डायरेक्टली कंपटीशन नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? थ्रू द एडवर्टीजमेंट्स। अभी एक ब्रांड को, पेप्सी को एक बड़ी सेलिब्रिटी उसको प्रमोट कर रही है तो आपका ध्यान फोकस जाएगा क्योंकि अब उनसे एडवर्टीजमेंट्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ऑलराइट, एंड सो द कंज्यूमर्स becomes a price seeker. In an oligopoly, there are various barriers to the entry in the market and न्यू फर्म्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश। व्हाई? बिकॉज देखो पहली बात समझना, ऐसा क्यों होता है कि नई फर्म्स आने में एस्टैब्लिशमेंट में उसको थोड़ा डिफिकल्ट रहती है क्योंकि ये जो डोमिनेंट पोजीशन में पेप्सी कोका डोमिनेंट पोजीशन में, अब एक नया कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक अगर कोई स्टार्ट करता है उससे कई सारी डिफिकल्टीज आ सकती है, लाइसेंसिंग आ सकती है, रजिस्ट्रेशन डिफिकल्टीज आ सकती हैं, फिर कॉम्पीट करना इनसे इनके साथ में एक डिफिकल्टी का फॉर्म बन सकता है। सो इजीएस्ट एंट्री या एग्जिट भी यहां अवेलेबल नहीं होती है। तीन मार्केट डिस्कस किए हमने। फर्स्ट वन इज द परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड वन में डिस्कस किया मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट कंपटीशन में डिस्कस किया जहां पर सेलर भी बहुत सारे हैं, बायर्स भी बहुत सारे हैं, बट प्रोडक्ट ही एक ही है तो लड़ाई हो रही है तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस नहीं मिल रही है, वहां पर डिग्री ऑफ कंपटीशन वहां पे कम होगा। मोनोपोलिस्टिक में डिग्री ऑफ कंपटीशन ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे वैरायटीज अवेलेबल हैं, कंज्यूमर के पास प्रेफरेंसेस हैं एक उस प्रोडक्ट के पास में, ठीक है, प्रोडक्ट है नेचर प्रोडक्ट सेम है बट डिफरेंशिएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, टेस्ट, प्रेफरेंसेस। ऑलराइट सर, ओलिगोपॉली में बेटा फ्यू से बायर्स है बट नंबर ऑफ सेलर आई मीन फ्यू सेलर्स हैं, नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा हैं। सो यहाँ पे कंपटीशन जो कैसा हो रहा है बेटा वो कुछ ही फर्म्स में हो रहा है। तो ये यहाँ पे आप समझेंगे बेटा कि यहाँ पर डायरेक्ट कंपटीशन ना करके कैसे करेंगे, थ्रू द मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट्स। क्लियर एकदम? बैरी एंट्री कैसी है बेटा? इजी है? नो सर, ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। क्लियर सर? नाउ नेक्स्ट वन इज मोनोपोली। वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ मोनोपोली फॉर रिगार्डिंग रेलवेज, हमने अभी डिस्कस किया था
कि सर रेलवेज में अगर हम बात करेंगे मोनोपोलीज, तो मोनोपोलीज एक्चुअली याद रखिएगा, मोनोपोलीज का मतलब भी आप जानते होंगे, बच्चे जानते होंगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, वही डोमिनेट करता है पूरा मार्केट, सेल भी वही अकेला वो प्रोडक्ट सेल करता है। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड, इन अ मोनोपोली टाइप मार्केट स्ट्रक्चर there's only one seller and so a single firm will control the entire market. Clear है? It can set any price it wishes since it has all the market power. Why? Because यही अकेला पर्सन है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करता है, यही वो पर्सन है, पर्टिकुलर जो पर्सन है जो उसको मैन्युफैक्चर करता है। इट मींस इसका क्या बोलेंगे, मोनोपोली, मार्केट पे अकेला इसका पावर। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसके पास होगी, आंसर इज यस, इसका मर्जी जो प्राइस बताएगा वो डिसाइड करेगा, बिकॉज कोई कॉम्पिटिशन कर नहीं सकता, क्योंकि कोई इसका कॉम्पिटिटर भी नहीं है। Now the consumers do not have any alternative and they must pay the price set by the seller. All right, sir. Now the monopolies are extremely undesirable. Here, the consumers lose all their powers and the market forces becomes irrelevant. However, a pure monopoly is very rare in the reality. That's true. You know what? Monopolistic trade practices almost abolish हो चुकी हैं, क्योंकि ये बहुत ही लेस है, ऐसा रियलिटी में नहीं है, क्योंकि अभी कई जगह यू नो व्हाट मोनोपोलीज में गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा है, जहां तक इसे कंसीडर करेंगे। ऑलराइट, सो मोनोपोलीज क्लियर है, बहुत सिंपल है, कई बार डिस्कस हुआ है, हम लोगों ने किया हुआ है। नाउ वेज अंडरस्टैंड ड्यूओपोली। अब ड्यूओपोली, मोनोपोली में बेटा एक हुआ, यहां पर हम बोलेंगे कोई दो, ड्यू का मतलब ये क्या, दो ऐसे हैं जो डोमिनेट करते हैं पूरे मार्केट को। देखो, a duopoly is kind of oligopoly, a market dominated by small number of firms. In case of duopoly, a particular market or industry is dominated by the just two firms. Understand, just two firms. Let's example of it. आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देने के लिए बता रहे हैं, वाटर मैन्युफैक्चरर्स है ना, पानी बनाने वाले नहीं, मतलब वाटर बॉटल्स बनाने वाले, बॉटल्स, ड्रिंकिंग वाटर की हम बात कर रहे हैं। लाइक अगर बल्स लड़ी है, ठीक है, तो ऐसा तीन चार होने को तो है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट से कोई दो कर रहे हैं, मतलब ऐसे हो जो डोमिनेंट दो करते हैं। ड्यूओपोली का मतलब है दो ही ऐसे फॉर्म्स हैं जो पूरे मार्केट को डोमिनेट करते हैं। आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये ओलिगोपोली वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट एक्चुअली बड़े ओलिगोपोली में एक्चुअली डिटरमाइन नहीं कर पाते आप, वहां 3 4 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, बट मेजर नंबर नहीं होता है। बट ड्यूओपोली में आपको दो ही मिलेगा ऐसा कोई, ठीक है, ये भी लेस है, बहुत ज्यादा नहीं है। In case duopoly, a particular market or industry is dominated by just two firms, and this is the contrast to that more widely known as the case of monopoly, when just one company dominates. Monopoly में देखा क्या बेटा, यहां पर सिर्फ एक ही कंपनी डोमिनेट करती है, बट duopoly में कोई दो होंगी। All right, now come to the screen. In very rare cases, this means they are the only two firms in the entire market. All right, मैंने कहा जैसे बहुत रेयर केसेस में होता है, this almost never occurs. All right, in practice it usually means that two duopolistic firms have a great deal of the influence. अब जब दो ही होंगे तो पूरे मार्केट को अच्छे से इन्फ्लुएंस भी करेंगे, and their actions as well as their relationship to each other powerfully shape their industry. And duopolistic markets are imperfectly competition. सर perfectly competition क्यों नहीं है, बात ही समझिएगा बेटा, जब दोनों ही होंगे तो दोनों आपस में भिड़ेंगे कि दोनों में से बेस्ट कौन, दोनों में बेस्ट कौन, क्लियर है। सो एंट्री बैरियर्स आर टिपिकली सिग्निफिकेंट फॉर दोज अटेम्प्टिंग टू एंटर द मार्केट। अब अगर तीसरा कोई एंट्री लेगा, इट्स रियली डिफिकल्ट टेक द एंट्री इन दिस मार्केट, बट देयर आर यूजुअली स्टिल अदर स्मॉलर बिजनेसेस परसिस्टिंग अलोंगसाइड द टू डोमिनेंट फर्म्स। लेकिन स्मॉल जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल यूनिट बिजनेस हैं, इनके अलावा भी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, बट ये दो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़े डोमिनेंट यू नो व्हाट सेलर्स हैं, लेकिन इनको ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बट ये ग्रेजुअली जैसे फिर भी बिजनेस अपना एस्टैब्लिश करते हैं। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, आप ऐसे समझिएगा, फॉर्च्यून रिफाइंड, ठीक है, फॉर्च्यून अगर हम बात करेंगे फॉर्च्यून रिफाइंड कंपनी की, अब ये बड़े ब्रांड्स हैं, या मस्टर्ड ऑयल बनाने वाली बड़ी जंबो साइज कंपनीज, बट ऐसा नहीं है कि मस्टर्ड ऑयल छोटी कंपनीज या छोटे ग्रुप्स या छोटी फर्म्स नहीं बनाते हैं, वो बनाते हैं, बट मार्केट को पूरा डोमिनेंट जो करते हैं इस यू नो व्हाट सीड्स, यू नो व्हाट, अगर मैं बात करूंगा मस्टर्ड ऑयल के केसेस में, या ऐसे ऐसे सीड्स के थ्रू बनाने वाले ऑयल जिनको बड़े ब्रांड्स बड़े लेवल पे प्रमोट करते हैं। ऑलराइट, और सर तो ये क्या हो गया यहाँ पे, हमने क्या समझा बेटा, ड्यूओपोली। ड्यूओपोली में क्या है, दो ही ऐसा मार्केट सेलर्स होगा जो मार्केट को डोमिनेट करेगा। ऑलराइट, एंट्री इजी है? नो, इट्स नॉट इजी इन एंट्री इन दिस मार्केट। यहां पर कोई डाउट है बेटा तो मुझे बताइएगा फटाफट से।
और मुझे याद रखिएगा कंपटीशन, आई मीन हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अभी आगे भी। पहले हम लोग एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या एस्पेक्ट डिस्कस करी है। हमने इसमें परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस किया, हमने मोनोपोलिस्टिक डिस्कस किया। ये डिग्री ऑफ लेवल ऑफ कंपटीशन है मार्केट में, मींस अलग अलग लेवल पे इसी के अकॉर्डिंग कंपटीशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर किया जाएगा। ऑलराइट, सो अलग अलग एस्पेक्ट यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। उसी लेवल पे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को देखा जाएगा, नेचर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मार्केट डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम ध्यान दें तो बेटा क्या यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे? नहीं, आइडेंटिकल सेम प्रोडक्ट्स होंगे। नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत होंगे, नंबर ऑफ सेलर्स भी बहुत सारे होंगे। ऑलराइट, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ऑलराइट, मोनोपोलिस्टिक जो कि एक्चुअल रियली एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट यू नो व्हाट नंबर ऑफ सेलर्स एंड नंबर ऑफ बायर्स हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ क्या मिलने वाला है? कंज्यूमर को प्रेफरेंस मिलने वाला है। कंपटीशन लेवल भी जबरदस्त होने वाला है। क्या परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा? पर लेस कंपटीशन होगा ना। ऑलराइट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर्पस होगा उसमें भी परफेक्ट कंपटीशन में। ऑलराइट, ओलिगोपॉली हमने डिस्कस किया, मोनोपोली डिस्कस किया, डुओपोली डिस्कस किया। ऑलराइट, यहां कोई डाउट है तो बेटा पूछेगा, क्योंकि यहां हम आगे डिस्कस करने वाले हैं फटाफट से आपके साथ में क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद रखिए, सॉरी सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर था तो आई एम 100% श्योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी एकदम क्लियर होगा। बिफोर स्टार्ट दिस यू नो व्हाट सीरीज, आई मीन इससे आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक जनरल, देखिए एक हमने इसको डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, सप्लाई भी हमने डिस्कस किया हुआ है, लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें हमने डिस्कस किया था if the prices goes up the supply will also goes up, the quantity supply will also goes up, and वहीं अगर prices अगर fall होते हैं in that case the quantity supply will also fall. all right, which means that इसका मतलब ये था कि ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट था, ठीक है। बट हमने इसको जैसे डिमांड में समझा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में समझा था, वैसे हम यहां समझेंगे कि डिग्री ऑफ चेंज को समझाएगा, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, कि कितना परसेंटेज चेंज, अगर प्राइस में अगर चेंज आता है तो कितना परसेंटेज चेंज सप्लाई में भी आएगा। ऑलराइट, कि अगर प्राइस में चेंज आता है तो कितना परसेंटेज ऑफ चेंज सप्लाई में भी आएगा, उसे हम यहां पे कंसीडर करेंगे। ऑलराइट, इसीलिए यहां पे हम समझेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज। इलास्टिक मतलब चेंज। इलास्टिक मतलब क्या होता है बेटा? चेंज। अब इस बोलिएगा इलास्टिक मींस चेंज। क्लियर है? आइए इसी को समझते हैं फटाफट से, टाइम लगाएंगे नहीं, फटाफट करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि आप भी इसे फटाक से समझ लें। फिर बोल रहा हूं बेटा, अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर है ना, अगर नहीं है तो इसी का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे एक बार देखें फटाफट से, उसे बहुत से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसे समझ लिया तो इसे समझ लिया, ऑलराइट, और इसे समझ लिया तो उसे समझ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। यहां समझ लीजिएगा तो वहां समझना इशू हो जाएगा, बस आपको बेसिक पकड़ना होगा उसका। ऑलराइट, अब देखिए बेटा, यहां हमने एक बात समझते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एस्टैब्लिशेस अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। देखिए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्योंकि इसकी हमको मेजरमेंट करनी होगी, मेजरमेंट करना होगा कि किस परसेंटेज तक चेंजेस, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between the supply of a commodity and the price of its, hence we can express the numeral changes in the supply with the change in the price of a commodity using the concept of elasticity. all right, इसको बेटा दो मेथड से देखते हैं, इसको दो मेथड चेक करते हैं। मैं आपको फटाफट से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ऐसे समझेगा, अगर हम बात करें ध्यान से बेटा, इसको हम लोग रेफर करेंगे बेटा परसेंटेज चेंज। अब चेंज को यहां पे बेटा हम ऐसे रेफर कर देते हैं, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय, वापस से परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। एक हम इस मेथड से इसको डिस्कस करेंगे, एंड इसे हम बोलेंगे क्या? परसेंटेज मेथड, ठीक है। एक हम बेटा डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज, ध्यान सुनना बेटा, प्रोपोर्शनेट चेंज, ठीक है, प्रोपोर्शनेट चेंज एक और मेथड से कर सकते हैं। देखिए ध्यान सुनना बेटा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाई मल्टीप्लाइड बाय पी मींस प्राइस, ऑलराइट, एंड डेल्टा पी। डेल्टा मतलब तो चेंज, यहां पे बात कर रहा है चेंज, ऑलराइट। इसको मैं और से बता दूं, आप चाहे तो उसे नोट कर लीजिएगा बेटा, ध्यान से मेरे साथ नोट करते चलिएगा, ध्यान से इसको बेटा नोट करते चलिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। ऑलराइट, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी बेटा आगे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट, अच्छा इसके अलावा बेटा ध्यान समझना, मैं आपको क्लियर कर दूं, एंड जब हम उसको देखेंगे ना बेटा, इसको देखो मैं आपको एलाबोरेट कर दूं एक बार, तो क्या यहां पर हम लोग ठीक है देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी एक इजी फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगा। देखिए यहां बेटा, ओल्ड
प्राइस का मतलब यहां पे हम डिफाइन करेंगे P1 से, ठीक है बेटा, फटाफट नोट कर लीजिएगा मेरे साथ में। न्यू प्राइस को हम लोग कंसिडर करेंगे बेटा, सॉरी P से यहां पे P1 नहीं देंगे इसको हम लोग, सॉरी, ओल्ड प्राइस P एंड द P1 द न्यू प्राइस, ऑलराइट, ठीक है सर। एंड द ओल्ड सप्लाई, अगेन इसको ही देखो, ओल्ड सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई को हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे बेटा, ये इजी होगा एकदम समझने में लिए, क्यू के फॉर्म में, क्यू, ठीक है, क्यू, एंड हम न्यू सप्लाई को बेटा, न्यू क्वांटिटी सप्लाई को हम कंसीडर करेंगे कैसे बेटा, Q1, ठीक है। अभी इसको ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि याद रखना इजी रहेगा, नोट जरूर कर लीजिएगा, बाद में दिक्कत नहीं आए कहीं। अब इसी में हम लोग बेटा परसेंटेज चेंज को जब कंसीडर करते हैं, यहां पे हम जब प्रोपोर्शनल चेंज को कंसीडर करते हैं, तो एक सिंपल सा मेथड है बेटा, डेल्टा मतलब चेंज, अगर हम प्राइस निकालना चाहते हैं डेल्टा चेंज, तो आप अपने आप समझिएगा P1 एंड माइनस P मतलब न्यू, P1 मतलब न्यू प्राइस होगा और ओल्ड प्राइस मतलब P, ठीक है। ऐसे ही सेम डेल्टा Q मतलब चेंज हमें कंसीडर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा हमको, ध्यान से, वही हम क्या करेंगे, Q1 मींस न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, क्लियर एकदम। अब बेटा ये अगर आपने नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये अगर पकड़ में आया, अगर फ्यूचर में न्यूमेरिकल्स आएंगे करना एकदम इजी होगा, एकदम इजी होगा, ऑलराइट। तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा इन फॉर्मूलाज को, ताकि मैं यहाँ पे आपको आगे कंसिडर बात कर सके हम लोग, ठीक है सर। ये हमने चेंज अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटा सेम बात समझना, सेम बात समझना, सप्लाई की जब बात करेंगे ना यहाँ पे सप्लाई, तो हमने बेसिक एस्पेक्ट्स का डिस्कस किया हुआ है, जो कि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में डिस्कस किया था। दोनों के बीच में, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में जनरली रिलेशनशिप कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कमेंट बॉक्स में बताओ यार फटाफट से, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सप्लाई एंड प्राइस के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई। सरप्राइजेस में से पता है प्राइस बढ़ेगा तो फिर सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी घट रहा है, ऑलराइट। लेकिन मैंने जैसे बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के थ्रू हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज है, तो उसे दो मेथड में डिस्कस किए, एक तो परसेंटेज के थ्रू और एक प्रोपोर्शनेट, ठीक है। प्रोपोर्शनेट के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, हम करेंगे क्या बेटा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, ठीक है। इसे हम यहां पे कंसीडर करेंगे, इट्स नॉट माइनस, हाँ ठीक है, कर लिया। इसी को हम यहाँ पे जब देखेंगे बेटा डेल्टा के थ्रू, तो डेल्टा में कैसे निकालना है, ओल्ड प्राइस क्या था, न्यू प्राइस क्या, ऐसे ही डेल्टा में ओल्ड सप्लाई क्या था, न्यू सप्लाई क्या, उनके डिफरेंस को हम लोग चेंज से अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे, ऑलराइट, ठीक है सर। अब ये बेटा अगर देखो ध्यान सुनना बेटा, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स जो कि हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स जैसे कि यहाँ पे पता है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपने बेटा इससे पहले अगर समझ रखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं समझाए तो दिक्कत तब भी नहीं आएगा, अगर आपने बेसिक बात पकड़ लिया है तो, ऑलराइट, ठीक है सर, समझते हैं। तो देखिए बेटा टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की हम बात करते हैं, सो जैसे मैं बता रहा हूं आपको ना, देखिए बेटा प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो परफेक्टली पहला बात करें परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। देखो बेटा यहां पे देखो, तुम अगर इसको पकड़ो, देखो इनइलास्टिक मतलब ध्यान सुनना बेटा, इनइलास्टिक इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। तो इलास्टिक, इट्स नॉट वर्किंग, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना बेटा, इनइलास्टिक मतलब इज देयर इन चेंज और नॉट इन द सप्लाई, सो परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या कर रहा है, प्राइजेस 10 to 20 हो रहा है, 10 to 20 हो रहा है अगर, बट अगर वहीं हम कंसीडर कर रहे हैं तो अगर हम ध्यान से समझें देखो, तो क्या उसका सप्लाई पे क्या इंपैक्ट होगा, मतलब क्या क्वांटिटी सप्लाई भी इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब कोई स्पेसिफिक इंपैक्ट नहीं है, लाइक इनफिनिटी के फॉर्म में बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं। देखो बेटा एक समझो, अ सर्विस और कमोडिटी हैज अ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई इफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इट कैन बी सप्लाइड व्हाटएवर माइट बी प्राइस। 10 से 20 हो गया प्राइस, 10 से क्या हुआ, 10 से 20, बट ध्यान सुनना बेटा क्वांटिटी सप्लाई एज इट इज है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं बट सप्लाई एज इट इज है। बात पकड़ में आ रहा है? जैसे कई बार ऐसे केसेस होते हैं ना बेटा
कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, बट उसका क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट जितनी है उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको सेल किया जा रहा है, तो उसका उसका एक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो सकता, बट हो सकता है कुछ अदर इंपैक्ट्स हो, जैसे कि नेचर के इंपैक्ट की वजह से, या यू नो व्हाट, कोई कमोडिटी ऐसा जो कि रेयरेस्ट है, उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उसे उसी लेवल पे ही प्रोड्यूस किया सकता है। इन दैट केस ऐसा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर। The elasticity of supply for a service or commodity is zero. A perfectly inelastic supply curve is a straight line parallel to the y-axis. अभी डिस्कस करते हैं. This representative fact that the supply remains the same irrespective of the prices. There is a no change. मतलब inelastic का मतलब, इलास्टिक मैंने बताया था, इलास्टिक मतलब यहाँ पे बात कर रहा है चेंज का, बात कर रहा है inelastic का मतलब यहाँ पे क्या है, नो चेंज, नो चेंज इन सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो देखो बेटा, यहां हम देख रहे हैं प्राइजेस, अगर प्राइजेस उसकी बढ़ भी जा रही हैं, बढ़ती भी जा रही हैं, तो क्वांटिटी जो है, देखो यहां पे इस लेवल पे अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो क्वांटिटी जो है बेटा उसका प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस अगर बढ़ रहा है, सप्लाई उसका एज इट इज है, एज इट इज है मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। ऑलराइट, इसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। बहुत सिंपल से मैंने कहा, डिमांड जिसे समझा उसके लिए एकदम इजी, और नहीं समझा उसके लिए भी इजी एकदम। ऑलराइट, फिर आता है बेटा रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई, मतलब चेंज आएगा बट मेजर चेंज नहीं है, चेंज होगा सप्लाई में बट मेजर नहीं है। प्राइस में चेंज, जी हां, बट मेजर चेंज नहीं है। जैसे when the change in the supply is relatively less when compared to the change in the price. Let's example of it. प्राइस बेटा 10 से 20 हुआ, ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, ये 10 से कितना हो गया, 20। ध्यान से बेटा, ये प्राइस है, प्राइस 10 से 20 हो गया। क्वांटिटी सप्लाई बेटा जो था, ध्यान से बेटा, वो 200 से 300 हो गया। अब अगर जनरली मैं अगर यहां पे कंसीडर करूं, तो बेटा ये कितना परसेंटेज हुआ, अराउंड, देखो फॉर्मूले में डाल के देखते हैं, देखो ये कितना परसेंटेज चेंज हुआ, अगर डबल हो गया, जस्ट डबल। ऑलराइट, डबल मतलब 10 से यहां बोला 20। ऑलराइट सर, यहां अगर कंसीडर करेंगे बेटा कितना परसेंटेज आया, कितना आया बेटा, 50% से अराउंड 50% चेंज है। क्लियर एकदम, मतलब प्राइस डबल हो गया, 10 से 20 हो गया, बट क्या क्वांटिटी डबल हो रहा है, आंसर इज नो। तो यहां पर लेस इलास्टिसिटी है, लेस इलास्टिक है, जब सप्लाई कैसे है, लेस इलास्टिक। ऑलराइट, ठीक है सर, इसको भी समझते हैं। We say that the commodity has a relatively less elastic supply. In such case, the price elasticity of supply assumes a value that less than 1. देखो यहाँ पे प्राइजेस यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, बट अब इस कर्व को से कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे पैरेलल था, ठीक है, यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो ये बेटा यहाँ पर क्वांटिटी जो है जनरली क्या उसका इंक्रीज हुआ, बट कंपेयर टू प्राइस नहीं, चेंज आया बट मेजर चेंज नहीं है। अच्छा, इसी को चेंज यहाँ पे देखते हैं, अगर देखो ग्रेटर, मतलब जब सप्लाई में ज्यादा चेंज आ गया, देखो कहां गया डायग्राम, विजुअल डायग्राम, देखो ये देखो, प्राइस अगर चेंज हुआ लेकिन ग्रेटर चेंज हुआ इन सप्लाई। अच्छा, सप्लाई का फॉर्म में दोनों समझा दूं, ये बेटा चेंज इन फॉर्म ऑफ हाई भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जा सकती है और सप्लाई बहुत कम भी हो सकती है, ठीक है। सो देखो बेटा, रिलेटिवली ग्रेट मतलब when the change in supply is relatively more when the compared to the change in the price, we say that the, अब यही बात उसको समझना है बेटा, अभी समझा ना बेटा, रिलेटिवली अगर इन वर्ड्स को पकड़ोगे, ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक मतलब ज्यादा चेंज है सप्लाई में, प्राइजेस में माइनर चेंज आ रहा है। देखो व्हेन द चेंज कंपेयर्ड टू रिलेटिवली मोर, मतलब सप्लाई में चेंज कैसा है, ज्यादा, कंपैरेटिवली प्राइस। एग्जांपल तौर पे वो भी समझते हैं बेटा, प्राइस हुआ 10 से 15, ठीक है, प्राइस, बट अगर यहां पे देखेंगे क्वांटिटी सप्लाई में जनरली क्या होगा, 200 से वो 400 हो गया। आई होप ये बात एकदम सिंपल समझ में आया, क्लियर एकदम। सेम एस्पेक्ट अगर हम यहां देते हैं यूनिटरी, मतलब देखो बेटा ये हमारा मेथड कैसे होगा, जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज क्वांटिटी सप्लाई में हो रहा है। यूनिटी मतलब यूनिफॉर्म मतलब सेम change in supply, same change in quantity supply as change in price, याद रहेगा बेटा।
देखो, for a commodity with a unit elasticity of supply, the change in quantity supplied of a commodity is exactly equal to the change in its price. In the other words, the change in both price and the supply of the commodity are proportionately equal to each other. To point out the elasticity of supply in such a case is equal to 1. Further, unit elasticity supply curves passes through the origin. देखो यहां से passes through origin मतलब जितना इसमें चेंज आ रहा है, देखो यहां पे जितना चेंज आएगा प्राइसेस में, सेम चेंज आएगा किसके अंदर, क्वांटिटी के अंदर. ऑलराइट, दोनों में यहां बात करेंगे सेम चेंज होगा. क्लियर, एकदम क्लियर है. ऑलराइट सर. एंड लास्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली मतलब ये तो खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट हो गया सर. यहां अगर बोलेंगे इलास्टिक सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब ये पता ही नहीं कितना कितना भी हो सकता है. जनरली मैंने बोला कि एक्चुअली लेस होता है ऐसा केसेस में. अ कमोडिटी विद अ परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली देखो अपोजिट है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक का ये बिल्कुल अपोजिट है. सप्लाई हैज इनफिनाइट इलास्टिसिटी. इन सच अ केस द सप्लाई बिकम्स जीरो विद इवेंट इवन अ स्लाइट फॉल इन द प्राइस. अभी रियलिटी में नहीं होता ऐसा यार. प्राइस एंड बिकम्स, फिर भी एक असम्पशन है वो कंसीडर करना जरूरी है. बिकम्स इनफिनाइट विद अ स्लाइट प्राइस राइज इन द प्राइस. चाहे वो प्राइसेस थोड़े से बढ़ जाए या थोड़ा से कम हो जाए, सप्लाई एकदम या तो बढ़ जाएगा या एकदम खत्म हो जाएगा. ठीक है. दिस इज इंडिकेटिव of the fact that suppliers of such a commodity are willing to supply any quantity of the commodity at a higher prices. A perfectly elastic supply curves in a straight line parallel to. यहां देखिएगा, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, देखो प्राइस में यहां इस पॉइंट पर, बट सप्लाई लेवल कैसा होगा उसका, एक्सेसिव होता चला जाएगा. मतलब सप्लाई उसका, अच्छा जब बोलते हैं ना बेटा इन्फिनिटी, जैसे एग्जांपल समझते हैं. देखो उसको, किसी का प्रोडक्ट का कमोडिटी का प्राइस पहले भी 10 था और इसे बोलेंगे, क्लियर है, पहले भी 10 था और अब उसका अभी भी 10 है प्राइस. क्लियर. क्वांटिटी सप्लाई, लेकिन अब ध्यान समझना बेटा, अब इसमें भले ही चाहे वो माइनर चेंज हो चाहे नहीं भी चेंज हो. ऑलराइट. क्वांटिटी सप्लाई फॉर एग्जांपल किसी भी कमोडिटी का 200 था, वो पहुंच गया 400. ठीक है, 400. वापस बोल रहे हैं 400, क्या लिख रहे हैं यार, सॉरी टेक्निकल एरर रहा बीच बीच में. ऑलराइट. क्वांटिटी सप्लाई किसी भी कमोडिटी का मान लीजिएगा 200 था और वो पहुंच गया कहां पर, 400. ठीक है. अपोजिट ऑल्सो ट्रू. तो यहां देखेंगे यहां कोई चेंज है, नो. अगर इसका हम फॉर्मूला हमने ऊपर कंसीडर किया है, मींस डेल्टा के हम लोग बात किए थे, है ना. आपको अगर याद नहीं है बेटा, आपने नोट नहीं किया तो उससे प्लीज कर लीजिएगा, ये बहुत काम का है, ये बहुत हेल्पफुल है. मैं बता दूं आपको, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया हो ना यहाँ पर, ये पूरा इंपॉर्टेंट है. ये पूरा इससे अगर समझा आपने अच्छे से तो याद रखिएगा, एग्जाम में न्यूमेरिकल किसी भी तरीके का आप कर सकते हैं. ठीक है. सो यहां मैंने आपको बताया जैसे कि यहां जो हम लोग कंसीडर करते हैं, देखो बेटा फटाफट से आ जाओ, फटाफट दौड़ के. ठीक है. तो यहां डेल्टा मतलब चेंज को कंसीडर करने की बात कर रहे हैं. अब यहां देखेंगे चेंज कुछ है, नथिंग, यहां चेंज नहीं है, मतलब प्राइस पहले भी 10 था अभी भी 10 है. बट जहां पर सप्लाई किसी भी एक्सटेंट तक चली जाती है, तो वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. ये कब हो रहा है, जनरली से कहा, देखो कब होता है, सप्लाई बिकम्स, ध्यान से बेटा ध्यान से, supply becomes zero with even a slight fall in the price and becomes infinite with a slight rise in the price. अब मैं आपको बोल दूं प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, एक assumption तो है, क्योंकि आप सोच से देखिएगा, मुझे आप कोई भी प्रोडक्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिसके अंदर 1 रुपया स्लाइड का मतलब हल्का सा भी चेंज आया तो ये तो सप्लाई उसकी एकदम बंद हो जाएगी, एकदम बहुत ज्यादा इन्फिनाइट हो जाएगी. इन्फिनाइट का मीनिंग यू कैन कैलकुलेट. ऑलराइट. सो यहां मैंने अलग अलग बेटा सप्लाई के एस्पेक्ट्स पे आपसे डिस्कस कर लिए हैं इस सेक्शन के अंदर. ऑलराइट. अब इस सेक्शन का एक छोटा सा पार्ट जो बाकी रह गया है वो हम नेक्स्ट सेशन में खत्म कर देंगे. ऑलराइट. आई होप इसे एंजॉय किया होगा. कोई भी डाउट होगा कोई रखिएगा. ऑलराइट, बने रहेगा. थैंक यू वेरी मच.